उधर जर्मनी ने रूसी कारोबारी एलिशर उस्मानोव की दिलबर नाम की एक लग्जरी यॉट को अपने कब्जे में ले लिया। इस कारोबारी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेहद करीबी बताया जाता है और इसी वजह से जर्मनी ने उसकी सुपर यॉट को जब्त कर लिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी यॉट बताई जाती है। इसे पुतिन के करीबी अरबपति कारोबारी एलिशर उस्मानोव के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि रूस के यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद ही अमेरिका समेत कई देशों ने रूसी कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का फरमान सुनाया था, जिसके तहत जंग शुरू होने के 4 दिन बाद ही एलिशर उस्मानोव पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे और अब जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में उनकी आलीशान यॉट को भी जब्त किया गया, जिसे उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगने से पहले ही एक ट्रस्ट के नाम कर दिया था, जो उनकी बहन चलाती है। लेकिन जर्मनी में यॉट को कब्जे में लेने वाले अधिकारियों ने बताया कि असल में वो एलिशर उस्मानोव की ही है और करीब 36 यात्रियों और 96 क्रू मेंबर की क्षमता वाली दिलबर नाम की ये यॉट एक ऐसी लग्जरी नाव है जिसमें ऐशो आराम के लिए दुनिया भर की चीजें मौजूद हैं। बताया गया कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ये यॉट 512 फीट लंबी है, जिस पर 2 हेलीपैड भी बने हुए हैं। इसके साथ ही इसमें इतना बड़ा इंडोर स्विमिंग पूल बनाया गया है जैसा अब तक किसी भी यॉट में नहीं बनाया गया है। इतनी सारी सुविधाओं की वजह से ही इसकी कीमत भी आसमान छूती है। उस्मानोव की ये लग्जरी यॉट $700 मिलियन से ज्यादा की है, यानी भारतीय रुपयों में इसकी कीमत करीब 5,300 करोड़ रुपए है। और इतनी महंगी यॉट के मालिक 68 साल के एलिशर उस्मानोव खुद दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 86वें नंबर पर बताए जाते हैं। और खबर है कि 10 मई को पुतिन यूक्रेन में सब कुछ तबाह कर देंगे। 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि जंग 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन 50 दिन बाद भी जंग जारी है। न पुतिन पीछे हटे और न यूक्रेन झुका। पुतिन पर पश्चिमी देशों ने दबाव डालने की कोशिश की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने रूस के अलग अलग शहरों में बम बरसाए, मिसाइलें दागी। यहाँ तक कि यूक्रेन ने ये दावा भी किया था कि पुतिन ने केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इन सब के बावजूद रूस ये जंग जीत नहीं पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि अब पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने एक ऐसी तारीख दे दी है जब वो यूक्रेन में सब कुछ तबाह करने के इरादे से जंग के मैदान में उतरेंगे। यूक्रेन की सेना की ओर से किए गए एक ट्वीट में दावा किया गया कि पुतिन 10 मई को यूक्रेन में सब बर्बाद कर देंगे। ट्वीट में एक ऑडियो शेयर किया गया और दावा किया गया कि ऑडियो रूस की सेना के सिपाही का है, जिसने ये सारी बातें कही। Путин сказал, если до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Знаешь, это глобальные меры, блядь. Там какие-то что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой класс есть, что рубежная вроде. मतलब ये कि 10 मई वो तारीख हो सकती है जब पुतिन यूक्रेन में तबाही ला सकते हैं। और यूक्रेन को इसी बात का डर है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने रूस के सैनिकों का ऑडियो दुनिया को दिखाया, क्योंकि पुतिन की शख्सियत ऐसी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने ये बात दुनिया को बता दी है। यूक्रेन पर हमले के बाद बाइडेन और पश्चिमी देशों ने आसमान सर पर उठा लिया था। उन्होंने कहा कि वो रूस को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देंगे, लेकिन पुतिन डरे नहीं। उल्टा उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट करके ये जता दिया कि वो किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे। нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. पुतिन के कदम उठाते ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो कभी भी परमाणु युद्ध की पहल नहीं करेंगे, लेकिन 10 मई को तबाही की फाइनल तारीख होने की खबरों के बाद और भी कई अटकलें लगी और आशंका जताई गई कि 10 मई के बाद पुतिन एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा तो ये भी गया कि वो उस दिन रासायनिक हथियार भी चला सकते हैं। यही नहीं, डर इस बात का भी है कि पुतिन तबाही की उस तारीख को कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन हार मानने वालों में नहीं है। यूक्रेन की जंग में तो उनकी साख ही दांव पर लग चुकी है। जंग की वजह से पुतिन पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं और ऐसे में अगर उन्होंने ये जंग नहीं जीती तो सुपर पावर पर सवाल उठने लगेंगे। यही वजह रही कि तबाही की तारीख पता चलते ही इस बात का डर लगने लगा कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में वो 2 बार परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिख चुके हैं। पहली तारीख थी 8 अप्रैल, जब वो एक अंतिम संस्कार में गए थे, और दूसरी तारीख थी 12 अप्रैल,
जब उनकी और बेलारूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, क्योंकि इस ब्रीफकेस के जरिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं, जिसे रूस की भाषा में चेगेट कहा जाता है। रूस में साल 1983 से ही इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल हो रहा है। ये ब्रीफकेस एक स्पेशल कोड के जरिए खुलता है और वो कोड क्या है ये सिर्फ पुतिन को पता रहता है। इस ब्रीफकेस में लाल और सफेद दोनों ही बटन होते हैं, लेकिन हमले का आदेश देने के लिए लाल नहीं बल्कि सफेद बटन दबाना होता है, जिनका इस्तेमाल करके पुतिन कहीं से भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस के पास इस तरह के 3 ब्रीफकेस हैं, एक राष्ट्रपति के पास, दूसरा रक्षा मंत्री के पास और तीसरा आर्मी चीफ के पास। लेकिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन के पास होता है। इस ब्रीफकेस के जरिए रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के जोधपुर में बड़ा हादसा हुआ है। खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार टकराई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी ये मिली है कि खड़े ट्रक से एक तेज रफ्तार कार टकराई है। तो भीषण सड़क हादसा राजस्थान के जोधपुर में हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क के क्रमातोस्क से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई। रूस की सेना के हमले में एक फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस हमले में किसी की मौत की जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन आसपास का इलाका मलबे में तब्दील नजर आया। फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि अंदर की मशीनें पूरी तरह जल गई। वहीं जंग के 50वें दिन पूर्वी यूक्रेन में पुतिन के बहुत बड़े मास्टर प्लान का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका के रक्षा विभाग का दावा है कि पुतिन अब पूर्वी यूक्रेन में आर या पार में के करने के मूड में है और इसलिए यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस ने जो तैयारी की थी उसके करीब 80% ताकत उसने पूर्वी यूक्रेन में झोंक दी है। इसके सबूत के तौर पर पूर्वी यूक्रेन की ओर बढ़ रही रूस की सेना की कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सैनिकों, दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों और दूसरे साजो सामान के साथ रूस की सेना का लंबा चौड़ा काफिला रूस के बेलगरद प्रांत के एक अहम हाईवे के पास दिखा। रूस का बेलगरद प्रांत उसके पश्चिम में है और यूक्रेन की सीमा से लगता है। बॉर्डर के दूसरी तरफ है पूर्वी यूक्रेन का खार्किव प्रांत। जिस जगह पर रूस की सेना देखी गई वो यूक्रेन बॉर्डर से लगभग 8 किलोमीटर दूर ही है और सैटेलाइट तस्वीर में जिस हाईवे पर रूस की सेना मौजूद थी वो पूर्वी